गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से। हिंदी की हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें संज्ञा वाला चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपने को देखना है सर्वनाम के बारे में। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, चाहे आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, चाहे SSC, PSC, CGPSC, UPSC या फिर व्यापम, कुछ भी है ना, उसमें हिंदी तो कंपलसरी होता है, वो सब्जेक्ट होता ही है। और हिंदी जो है उसमें सिर्फ यही सब तो पूछा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि अपन पहले से पढ़ रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद, जबकि हम इसको बचपन से पढ़ रखे हैं, उसके बाद भी हम उसको गलत करके आ जाते हैं। कारण क्या होता है? कारण होता है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। हम ये सोचते हैं कि हिंदी इतना टफ सब्जेक्ट है नहीं, हम लोग तो पहले से पढ़ लिए हैं तो हमसे सब कुछ बन जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है बच्चों, है ना। जो आप बचपन से पढ़े हैं, स्टेज बाय स्टेज आप आगे बढ़ रहे हो, तो यही इस लेवल तक पहुंचने के बाद और भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। इसी कारण से हिंदी का क्लास लेके आपके सामने आई हूँ, ताकि बहुत ही इजी वे में आपको चीज़ें समझा सकूँ। तो अगर आपने मेरा संज्ञा वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कीजिए। संज्ञा की हमारी जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है मैंने उसमें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट भी किया करिए। और अगर आपको इस टाइप से कोई और वीडियो भी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे पास बोल सकते हैं। अगर किसी चैप्टर को लेकर आपको टफ हो रहा है तो उसके लिए भी हम इजी वे में वीडियो आपके लिए ले करके आएंगे। कमेंट करने से ये होता है ना बच्चों, आपका कमेंट देखने के बाद अपने को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारे बच्चों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, हम जिस वे में पढ़ा रहे हैं वो उनको समझ आ रहा है, तो हम और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपका कमेंट नहीं आता है तो हमको ऐसा लगता है ना कि शायद हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा। तो उस चक्कर में होता ये है कि हमारा जो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक किया करिए, शेयर भी कीजिए, और अगर वीडियो से कोई डाउट भी हो तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? तो आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपने को क्या देखना है, सर्वनाम के बारे में। बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यूनिक चीज़ ये होगा कि आज जो मैं सर्वनाम पढ़ाऊंगी वो आपको सिर्फ एक वीडियो में समझ आ जाएगा, बिना किसी टेंशन के। हम सर्वनाम शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि हाँ, हमने बचपन में तो पढ़ा था, लेकिन अभी अपने को याद नहीं है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो वो सारा टेंशन आप मुझ पर छोड़िए, मेरी जिम्मेदारी है आपको याद करवाने की। आप सिर्फ वीडियो देखिए, वीडियो के खत्म होते होते आपको सर्वनाम का सारा प्रकार, सारा टाइप्स, इनकी जितनी भी चीज़ें हैं, विशेषताएँ, परिभाषा, सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है आपको वीडियो अच्छे से देखने की। लास्ट तक देखिए, चीजें ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वनाम, सबसे पहले तो सर्वनाम क्या होता है सबको पता है। सर्वनाम मतलब जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी वस्तु का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, पदार्थ का नाम हो गया, उसको संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहेंगे? तो उस संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा कि राम बाजार गया है, ठीक, तो राम क्या है? किसी का नाम है, तो किसी का नाम है मतलब वो संज्ञा है। तो अब आपको उसको सर्वनाम बनाना है, तब आप क्या बोलोगे? तो मैंने क्या बताया, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किया जाएगा वो सर्वनाम है। मतलब राम बाजार गया, तो राम इसमें संज्ञा है, तो यही वाला जो जगह है वो आपको चेंज करना है। तो राम की जगह पर अपन क्या ले लेंगे? वह बाजार गया। तो अब यहाँ पे सर्वनाम क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। तो क्लियर हुआ कैसे? तो यही होता है संज्ञा और सर्वनाम। सर्वनाम के एग्जांपल में अपन मैं, तुम, आप, जो, कुछ, क्यों, कब, कहाँ, ये भी रख सकते हैं। ये सारा कुछ जो किसी के नाम की जगह यूज किया जाता है वो सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्लियर है? आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। जब तक हम पढ़ते हैं तब तक हमको याद रहता है कि सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। लेकिन अगर हमने हिंदी पढ़ना बंद कर दिया, हम किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ फोकस करने लगे, तो हमारे माइंड से ये चीज़ धीरे धीरे निकलने लगती है कि सर्वनाम में 6 प्रकार होता है या 5 प्रकार होता है। तो उसको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही ईजिली आप याद रख सकते हैं। देखिए, जैसे कि अपन सर्वनाम लिखते हैं ना, सर्वनाम, कुछ इस टाइप से सर्वनाम लिखा जाता है। तो व के ऊपर में जो ये रेप की मात्रा है, ये
तो ये कुछ 6 टाइप की बनती है क्या? 6 भी ऐसे ही बनता है। तो उस रारेप की मात्रा से आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो कि हाँ, हम तो रारेप के जैसे 6 भी बनाते हैं। इसको अगर ऐसे कर दिए तो 6 बन गया, और ऐसे कर दिए तो रारेप की मात्रा बन गई, जो कि सर्वनाम में होती है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। क्लियर है? अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। जब भी सर्वनाम का शब्द आएगा आपको ये रारेप याद आएगा, और उस रारेप को देखकर आपको याद आ जाएगा कि हाँ, इस टाइप से तो अपन 6 बनाते हैं। तो याद रहेगा कि सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। क्लियर है? अब देखेंगे आगे। सर्वनाम 6 प्रकार का तो होता है, लेकिन कौन कौन सा प्रकार होता है? तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। एकदम इजीली आपको ये चीज़ें मैं समझाऊंगी, तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसा नाम है वैसे ही उसका गुण भी है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ें को डीपली पढ़ते हुए चलेंगे अपन, है ना। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट 6वें नंबर पर होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाएगा उसको क्या कहा जाता है? उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्वेश्चन ये आ चुका है, क्या क्वेश्चन आ चुका है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाने वाला यूज जो शब्द है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? तो पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जा रहा है, और अभी हम सर्वनाम के बारे में ही देख रहे हैं ना। तो उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? पुरुष भी एक व्यक्ति है। आप इस ट्रिक से याद रखेंगे इसको। पुरुष क्या है? पुरुष भी एक व्यक्ति है ना, तो बस याद हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम पर यूज किया जाए उसको अपन पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्यों? क्योंकि पुरुष भी एक व्यक्ति है। क्लियर? देखिए आगे इसके एग्जाम्पल में थोड़ा सा देखते हैं। तो पुरुषवाचक जैसे कि मैं, तुम, हम, आप, वे, ये सभी पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसके भी अपने 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा 3 प्रकार होता है? तो पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है? तो उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष को ही कहा जाता है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, ठीक है, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, या उत्तम पुरुष कहते किसे हैं? तो इसका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 प्रकार। इसको कैसे याद रखेंगे? मतलब देखिए 3 व्यक्ति हैं जो आपस में बैठे हुए हैं एकदम चेयर लगाकर सर्कल शेप में। अब ये लोग बैठे हैं, तो उसमें से जो एक व्यक्ति है वो बोल रहा है कुछ, ठीक है, बोलने वाला व्यक्ति है। जो दूसरा व्यक्ति बैठा है, ठीक, वो क्या कर रहा है? वो सुन रहा है जो बोल रहा है। सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे, 3 व्यक्ति नहीं, सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं। एक व्यक्ति जो बोल रहा है और एक व्यक्ति जो सुन रहा है। अब यहाँ पर तीसरा व्यक्ति कौन होगा? तो तीसरा व्यक्ति वह होगा जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं। एक बोल रहा है जिसके बारे में और दूसरा जो सुन रहा है जिसके बारे में। और तीसरा व्यक्ति कौन होगा? जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं, जिसके बारे में ये दोनों चुगली कर रहे हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको अन्य पुरुष कहा जाएगा। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो रही है ना। तो सबसे पहले तो उत्तम पुरुष, जो व्यक्ति बोल रहा है ना वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? वह व्यक्ति जो बेचारा चुपचाप बैठ के सुन रहा है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। और अन्य पुरुष किसे कहेंगे? जिसके बारे में दोनों आपस में बैठकर चुगली कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसको अन्य पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीनों समझ आया? अब देखिए उत्तम पुरुष का उदाहरण सबसे पहले प्रथम पुरुष, पहले नंबर पर क्या आता है? प्रथम आता है ना। तो प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब उत्तम पुरुष का उदाहरण देखते हैं। देखिए उत्तम पुरुष के उदाहरण में आ जाएगा मैं, मुझे, मेरा,
हम, हमें, हमारा, हमको, बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। अब बच्चे कैसे याद रखें इसको कि मैं किस में आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा कि मध्यम में आएगा, या फिर हम किस में आएगा। बहुत सारे शब्द हैं, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। अब इसको याद भी रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आ जाएगा कि मैं किस प्रकार का पुरुष है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैं उत्तम पुरुष है। लेकिन आप इसको याद कैसे रखेंगे क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं। तो देखिए एक एकदम सिंपल सा ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। किसके बारे में देख रहे हैं? उत्तम पुरुष के बारे में। तो बताइए जो व्यक्ति होता है वो सबसे उत्तम किसको समझता है? इस दुनिया में सबसे उत्तम, सबसे अच्छा किसको समझता है? अपने आप को समझता है। किसी भी व्यक्ति की बात हो, हालांकि वो दिखावा के लिए बोल देगा कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो तो मेरे से भी बहुत अच्छा है, लेकिन हार्टली वो किसको मानता है? अपने आप को मानता है। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, है ना। तो मनुष्य जो है सबसे उत्तम किसको मानता है? सबसे अच्छा वो अपने आप को मानता है। वो अपना सबसे बड़ा फैन होता है। कोई बोलता है मैं अमिताभ का फैन हूँ, कोई बोलता है मैं सलमान का फैन हूं, लेकिन होता वो सबसे बड़ा अपना ही फैन होता है क्योंकि अपनी तारीफ सुनकर उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है। ठीक, तो मनुष्य सबसे उत्तम किसको मानता है? अपने आप को मानता है। तो बस वह शब्द जो अपने आप के लिए यूज हो वो उत्तम पुरुष में आएगा क्योंकि सबसे उत्तम कौन होता है? मैं, है ना। उत्तम किसको माना जाता है? लोग किसको मानते हैं उत्तम? अपने आप को मानते हैं, स्वयं को मानते हैं। तो वह शब्द जिसको सुनकर ऐसा लगे कि यह जो शब्द है वो मेरे लिए बना है, हमारे लिए बना है, मेरे स्वयं के लिए बना है, तो उस शब्द को अपन उत्तम पुरुष के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, जैसे कि देखिए मैं किसको, मैं का मतलब क्या समझ आ रहा है? मैं मतलब मैं, मुझे मतलब भी मैं, मेरा मतलब भी मैं, ठीक है। हम, कुछ लोग मैं जो शब्द है ना उसको यूज नहीं करके हम यूज करते हैं। कुछ लैंग्वेजेस में ऐसी होती है कि हम यहाँ जा रहे हैं, जा सिर्फ एक व्यक्ति रहा है लेकिन बोलेगा क्या? हम यहाँ जा रहे हैं। ठीक, तो ये होता है। कुछ लोग हम भी यूज करते हैं मैं की जगह पर, लेकिन ये वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है? सिर्फ मैं, अपने लिए, स्वयं के लिए यूज किया जा रहा है। तो जहां पर ऐसा वर्ड देखा जिसमें ये लगा कि यह जो वर्ड है वो मेरे लिए यूज हो रहा है, स्वयं के लिए यूज हो रहा है क्योंकि मैं सबसे उत्तम हूं, तो वहां पर कौन सा पुरुष होगा? वहां पर उत्तम पुरुष होगा। याद रहेगा आपको? ठीक, दूसरे नंबर पे देखो मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन? वही जो बेचारा सुन रहा है। एक जो जब से बोले पड़ा है और दूसरा वो जो सिर्फ सुने जा रहा है। ठीक, तो उसको मध्यम पुरुष बोलेंगे। अब देखिए मध्यम पुरुष के उदाहरण में क्या याद रखना है आपको? तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं मान लो, तो पहला व्यक्ति दूसरा को क्या बोलेगा? तू वहां क्यों गया था? मैं वहां क्यों गया था ऐसा बोलेगा क्या अगला को? नहीं बोलेगा ना। क्या बोलेगा? तुम वहां क्यों गया था या तुम वहां क्यों गए थे। ठीक, या फिर और एग्जांपल्स में देखो, जैसे आदर्श सूचक शब्द देना है, कोई बड़े हैं आपके साथ बैठे हुए तो उसको क्या बोलोगे? आप वहां क्यों गए थे, या आपने ऐसा क्यों किया, तुम मिठाई क्यों नहीं लेकर आए, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गए। तो जो शब्द जो है हम सेकंड पर्सन के लिए यूज करते हैं, जो हमारे साथ बैठा है उसको चाहे आप आदर्श सूचक शब्द से संबोधित करिए या फिर तू, तुम, तुमने, ये सब वर्ड से यूज करो, तो वो किस में आ जाएगा? मध्यम पुरुष में आ जाएगा। ठीक, अब ये दो चीजें समझ आ गई। तीसरे नंबर पर मैंने बताया अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष किसे कहेंगे? वो बेचारा जिसके बारे में ये दोनों बैठकर कब से चुगली कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको अन्य पुरुष कहा जाएगा। तो अब देखिए तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो उसके लिए कैसा शब्द यूज करेंगे आप? जैसे मान लो आप और आपके फ्रेंड दोनों बैठे हुए हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? वह क्यों नहीं आया था, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस टाइप से वर्ड यूज करेंगे आप। तो वही है, वो लास्ट जो बचा वो अन्य पुरुष कहलाता है। तो तीनों चीजें समझ आई। जैसे कि देखो अन्य पुरुष में और क्या हो जाता है? इन्होंने ऐसा किया। दो लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हो और तीसरे के बारे में आपको बोलना, क्या बोलोगे? इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा क्यों किया, या फिर वे वहां गए थे, वे वहां क्यों गए थे। तो ये तीसरे के लिए यूज हो रहा है, मतलब सेंटेंस जो वर्ड है वो सुन करके आपको समझ आ जाएगा कि किसके लिए यूज हो रहा है। तो ये समझ कब आएगा? जब आपको ये तीनों चीजें समझ आ जाएंगी। कौन कौन सा तीन चीज? एक तो प्रथम पुरुष जिसको उत्तम पुरुष कहा जाता है क्योंकि सबसे उत्तम कौन होता है? मैं। इंसान सबसे उत्तम किसको समझता है?
अपने आप को। तो जहां पर अपने आप के लिए कोई शब्द यूज हो रहा हो वहां पर आप आंख बंद करके कहेंगे कि ये उत्तम पुरुष का है। ठीक, जहां पर तू, तुम, आप, आपने, तुमने इस टाइप का शब्द यूज हो तो वो देखकर आप समझ जाओगे कि ये सेकंड पर्सन है, मतलब मध्यम पुरुष का शब्द है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब बेचारे जिसके बारे में चुगली अपन कर रहे हैं कि उसने क्या किया, उसने ये किया, ठीक, उसने उसको मारा, तो उसने उसको क्यों मारा, तो ये तीसरे नंबर के शब्द में आ जाएगा। तो ये तीनों चीजें समझ रही हैं आपको, तो इसको कहा जाता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्लियर हो गया? ठीक, आगे देखेंगे अपन निजवाचक सर्वनाम। ये पहला पुरुषवाचक सर्वनाम ही देख रहे थे अपन, है ना। तो पुरुष कौन है? पुरुष एक व्यक्ति है। ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसके स्थान पर यूज किया जाता है, तो पुरुष क्या है? एक व्यक्ति है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है। तो आपको परिभाषा याद रहेगी, साथ में जो ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है वो भी आपको याद रहेगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार। ठीक, कौन कौन सा प्रकार मैंने बताया? प्रथम पुरुष जिसको उत्तम पुरुष कहा जाता है, मध्यम पुरुष और तीसरे नंबर पर अन्य पुरुष। क्लियर है? दूसरे नंबर पर है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मतलब देखिए जो शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। निज मतलब क्या होता है? निज मतलब स्वयं होता है ना, तो वह शब्द जो स्वयं के लिए इस्तेमाल हो उसको अपन निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि देखिए स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप। जैसे देखो इसको उदाहरण एक सेंटेंस में देखते हैं अपन, है ना। पहले नंबर पर क्या बोल रहे हैं? उसने अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया। किसने? तो उसने। किसको? अपने आप को। मतलब किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है? स्वयं के लिए हो रहा है। जैसे कि मैं बोलूंगी अपने लिए, मैंने अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया, तो ये वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? मेरे लिए यूज हो रहा है। तो जिस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको देखकर ही समझ आ जाए कि वो जो शब्द है वो स्वयं के लिए यूज हुआ है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि निज का मतलब होता है स्वयं। इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर देखो, मैं खुद फोन कर लूंगी, मतलब तुमको करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद फोन कर लूंगी। मतलब यहाँ पर कौन सा सेंटेंस दिख रहा है? अपने लिए बोला जा रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, है ना। अपने आप के लिए शब्द यूज किया जा रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? मैं खुद फोन कर लूंगी। मतलब अपने आप को बोल रहा है वो आदमी, अपने आप का एटीट्यूड दिखा रहा है कि हाँ मैं खुद कर सकती हूँ, तो वहां पे क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। थर्ड नंबर पर देखो, तुम स्वयं यह कार्य करो। अभी क्या बोल रहा है? तुम स्वयं यह कार्य करो, मतलब तुम अपने आप ये कर सकते हो, मेरी जरूरत नहीं तुमको, तुम स्वयं ही अपना काम करो। तो वहां पर भी किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है? स्वयं के लिए वर्ड यूज हो रहा है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चौथे नंबर पर श्वेता अपने आप ही चली गई। अब देखो श्वेता बिना किसी की मदद के अपने आप ही चली गई, तो अब यहाँ पर श्वेता के लिए स्वयं शब्द यूज हो रहा है कि श्वेता अपने से ही चली गई या अपने आप ही चली गई। तो यहाँ पर कौन सा शब्द हो गया? निजवाचक, मतलब जहां पर स्वयं के लिए कोई शब्द यूज हो वहां पर क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो मैंने क्या बताया, जो नाम है उसी में उसके गुण भी छिपे हुए हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निश्चय किसको बोलते हैं? निश्चय मतलब निश्चित, निश्चित मतलब श्योर, एकदम श्योर, एकदम कंफर्म रहना किसी बात को लेकर, उसको निश्चय कहा जाता है, निश्चित कहा जाता है। तो जहां पर भी कंफर्म वाला चीज दिखे, एकदम श्योर वाला चीज दिखे, तो वहां आपको समझ जाना है कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे देखिए, जिन शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वहां पर क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल जैसे कि इसके अंतर्गत आ सकता है यह, वह, ये, वे। तो ये तो एग्जाम्पल में है। उदाहरण एक सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए सेंटेंस में क्या बोल रहा है? यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। हम एकदम श्योर हैं कि यह जो घड़ी है वो किसकी है? वो मेरी ही है।
तो यहाँ पर एकदम श्योरली वाला सेंटेंस दिख रहा है कि नहीं, कि हाँ वो इंसान कंफर्म है कि वो घड़ी जो है उसी की है। तो यहाँ पर जहाँ पर एक निश्चय दिखे आपको वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मान लो यह मार्कर मेरा है, अगर मैं आपको बोल दूं कि यह मार्कर मेरा है तो आप वहां पर डाउट नहीं कर सकते कि ये क्या वास्तव में उसी का है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि ये मार्कर तो मेरा ही है, तो उसमें तो डाउट करने का सवाल ही नहीं उठता, मैं एकदम श्योर हूं कि मार्कर मेरा ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके अलावा जैसे देखिए, वह एक लड़का है, हमने उसको देखा, हम उसको बोल दिए कि वह एक लड़का है, ठीक है, तो वह एक लड़का है निश्चित रूप से। नेक्स्ट है, यह पुस्तक मेरी है, जैसे कि मैंने बताया यह जो बुक है वो मेरी है, मैं श्योर हूं कि ये बुक मेरी, मेरा नाम लिखा हुआ है इसके, तृप्ति दुबे, मतलब ये मेरा ही बुक है। तो आप वहां पर कुछ बोल सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है वहां पर, क्योंकि मैं श्योर हूं कि बुक मेरी है। तो जहां पर आप एकदम कंफर्म रहो जिस बात पर, जिस सेंटेंस को पढ़ के लगे कि यहाँ पर एकदम श्योर है ये, तो वहां पर क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर है। कभी कभी सेंटेंस बताओ करके क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कोई एक वाक्य दे दिया रहेगा, जैसे कि वे इधर ही आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया और वहां पर आपका आंसर है कि वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि ये किस टाइप का सर्वनाम है, तो उस सेंटेंस को पढ़ के आपको लिखना पड़ेगा कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए आपको समझना जरूरी है। ठीक, जैसे कि अगला क्या बताइए, मैं वे इधर ही आ रहे हैं, मतलब मैं श्योर हूं कि वो जो आ रहे हैं वो इधर ही आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो फेस की दिशा है वो मेरे तरफ है, तो मैं देखकर समझ सकती हूँ हाँ वो इधर ही आ रहे हैं, मतलब इधर ही आ रहे हैं, तो मैं वही बताऊंगी ना कि वो इधर ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। क्लियर है। सेंटेंस देखकर पहचानना है आपको कि किस टाइप का शब्द है। क्लियर। आगे देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी क्या देखा हमने, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जिन शब्दों में निश्चित व्यक्ति का बोध हो, आप एकदम श्योर रहो, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन जहां आप श्योर नहीं हो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कैसे, देखिए उदाहरण देखते हैं सीधे। सबसे पहला पॉइंट है लस्सी में कुछ पड़ा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि लस्सी में कुछ पड़ा है, हम श्योर नहीं है कि उसमें जो चीज पड़ा है वो क्या है, वो मक्खी है या चींटी है, हम नहीं है श्योर, हम बस ये बोल रहे हैं कि लस्सी में कुछ पड़ा है। तो यहाँ पर श्योर वाला चीज नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो भिखारी को कुछ दे दो, क्या है, भिखारी को कुछ दे दो। यहाँ पर भी अपन कंफर्म नहीं है कि तुम भिखारी को 5 रुपए दोगे कि 500 रुपए दोगे, लेकिन कुछ जरूर दे दो, चाहे 5 दो चाहे 500 दो। तो यहाँ पर भी श्योर नहीं है अपन, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कौन आ रहा है, हमको नहीं पता है कि राम आ रहा है, तो हम पूछेंगे ना कि कौन आ रहा है, हम क्योंकि श्योर नहीं है, तो यहाँ पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, राम को किसने बुलाया, हमको नहीं पता कि राम को किसने बुलाया, तो हम तो पूछेंगे सामने वाले से कि राम को किसने बुलाया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। शायद किसी ने घंटी बजाई, हम कंफर्म नहीं कि किसी ने सच में बेल बजाया, लेकिन हमें ऐसा लगा कि शायद किसी ने घंटी बजाई। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, शायद किसी ने घंटी बजाई, हम श्योर नहीं वहां पे कि सच में किसी ने घंटी बजाया क्या, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। क्लियर है। ठीक, आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, जिन शब्दों में अपने को संबंध प्रतीत हो, जिस शब्द से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दो शब्द हैं, सर्वनाम पढ़े तो सर्वनाम के शब्द होंगे, राम मोहन नहीं ले लेना है ना, क्योंकि वो संज्ञा का शब्द हो जाएगा। जैसे वो, मैं, ठीक है, या फिर ले सकते हैं जो, सो, यहाँ, वहां, जैसा, तैसा, सेम सेम संबंध दिखे जिसमें, ठीक, तो वहां क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, जहां चाह वहां राह, क्या बोला जा रहा है, जहां चाह वहां राह, मतलब इतना बोलकर, जैसे कि जहां चाह वहां, इतना बोलकर आप नहीं रुक सकते, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगी, वहां के आगे भी आपको कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो अब संबंध बन गया ना, जहां और वहां के बीच में, किसके किसके बीच, जहां और वहां, इन दोनों के बीच में अब संबंध बन गया। जैसे आप बोल रहे हो जहां चाह वहां राह,
तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट। लेकिन आप जहां चाह वहां इतना बोलकर नहीं रुक सकते, कारण क्योंकि इन दोनों के बीच में अब संबंध बन गया, तो आपको सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो दो शब्दों के बीच में जहां संबंध बन जाए, कंप्लीट के बिना वो शब्द अधूरा लगे, तो वहां क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे सेकंड देखिए, जैसे बोओगे वैसा काटोगे। क्या बोली मैं? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब बताओ, आप लिख सकते हो क्या कि जैसा बोओगे वैसा, आगे नहीं लिखना है कुछ, जैसा बोओगे वैसा, इतना लिखकर आपका सेंटेंस क्या कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसा और वैसा के बीच में एक संबंध बन गया। अब आपको उस सेंटेंस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तो आगे अपने को काटोगे लिखना ही पड़ेगा। तो वही है, दो शब्दों के बीच में जहां संबंध बन जाए, स्थापित हो जाए, वहां आपको सेंटेंस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, और वहां पर क्या हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे देखिए, जो सो गया वो खो गया। अब देखो, जो सो गया वो, यहां बोलकर आप रुक सकते हो? नहीं रुक सकते, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा कि जो सो गया वो खो गया। तो ये होता है संबंध, क्योंकि इनके बीच में फिर संबंध स्थापित हो गया। नेक्स्ट है, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ जो और सो, इसके बीच में संबंध बन गया, क्योंकि जो और सो के बाद आप आगे बोलना जरूरी है, आपको सेंटेंस तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये होता है संबंधवाचक, जिसमें वाक्य को पढ़ के ही आपको समझ आ जाए कि यह सेंटेंस इसके बिना अधूरा है, कुछ और वर्ड उसमें जोड़ना ही पड़ेगा, कारण कि पहला और तीसरे नंबर का जो शब्द है उसके बीच में संबंध स्थापित हो चुका है, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है? तो देखिए, जिस शब्द में वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, कहाँ, क्या, कैसा, ये सब कुछ। अब इसके एग्जांपल में देखो, रमेश क्या खा रहा है? क्या बोला जा रहा है? रमेश क्या खा रहा है। तो क्वेश्चन आपको तो वाक्य पढ़ के समझ आ जाएगा ना कि रमेश क्या खा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रश्नवाचक। बहुत ईजी है प्रश्नवाचक, तो सिर्फ सेंटेंस देखकर आप समझ सकते हैं। जैसे सेकंड नंबर पे देखो, कमरे में कौन कौन बैठा है, या फिर ये पेन यहाँ किसने रखी। एक क्वेश्चन आदमी के मन में उभर कर आता है, जो सेंटेंस देखकर आपको समझ आ जाएगा। या आप कैसे हो, ठीक है, या फिर वह कैसी है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो प्रश्नवाचक, जिसमें सेंटेंस को पढ़ते ही आपको समझ आए कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो समझ आया सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम मतलब जहां हम संज्ञा के स्थान पर कोई अन्य शब्द यूज करें उसको सर्वनाम कहा जाता है। तो इसमें से इसी टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों। देखो, कोई भी एक सेंटेंस दे देगा, अब आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, है ना। जैसे कि बचपन में अपन पढ़ा करते थे कि संज्ञा का परिभाषा बोलो, तो हमने बोल दिया। सर्वनाम का परिभाषा बोलो तो हमने बोल दिया। ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आएगा, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई सेंटेंस दे देगा और पूछा जाएगा यह संज्ञा है या सर्वनाम है, या फिर यह सर्वनाम है तो सर्वनाम के किस प्रकार का है। आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाएगी, परिभाषा वगैरह नहीं पूछा जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा सर्वनाम वाला क्लास। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू अगेन।